ओपिनियन क्या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ख़तरे में है? क्योंकि मैं भी आप लोगों से शेयर करूंगा, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी रऊफ हसन साहब से और मेरा उनसे भी सवाल ये था कि एक तासुर ये है कि खान साहब भी मामला को वहाँ ले जाना चाहते हैं टकराव के कि एक्सट्रीम रिएक्शन आए और ये सारा निज़ाम धर्म करके गिर जाए, बिकॉज इस निज़ाम में कहीं जगह उनकी नहीं बन रही। तो कंप्लीट केओस डिसऑर्डर से जो एक नया ऑर्डर निकलेगा उसमें तो शायद पीटीआई की और इनकी जगह हो, यहाँ नहीं है। क्या ये खतरा है? और अगर खान साहब ये चाहते हैं तो क्या इज इट लाइकली टू हैपन? अच्छा, एक तो पहले नवाज शरीफ वाली जो बात हुई, आई एम श्योर ये जो भी फैसला हुआ है ये नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हुआ होगा। उन्होंने किया होगा या नहीं किया होगा इस पे हम गैस ही कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब जाके मिले हैं इतने से। और लेकिन हमें पता है कि इस हुकूमत के इख्तियार में कितने फैसले हैं। और पीपल्स पार्टी की जब बात की जाती है, पीपल्स पार्टी ने किस चीज पे अब तक अपोज किया है इस हुकूमत को? उन्होंने तो बजट भी पास करवा दिया, पहले वो बजट से बाइकआउट करके निकल गए थे। तो ये हमें इमरान खान आपने देखा स्टैंस लेना पड़ेगा, इसमें तो नहीं दाएं बाएं, इसमें तो दाएं बाएं शायद नहीं हो सकती। तो ये एक दो लोग हैं जो नजरियाती बात करते हैं, रजा रब्बानी साहब हो, फरजुल्लाह बाबर साहब हो, इसके अलावा शजीब मेमन साहब ने आज पीटीआई पे जिम्मेदारी डाली कि अगर पार्टी को बैन किया गया तो ये उन्हीं के करतूत हैं जिसकी वजह से बैन होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी उस पोजीशन में है जहां पे वो अपनी एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत कोई फैसला कर सकेंगे। जो फैसला दिया जाएगा वो उनको करना पड़ेगा। बहरहाल जहां तक बात है, इमरान खान भी बिल्कुल ये वन पार्टी रूल की बात करते थे और सारे को जेल में डालो, फला करो, तो इनको कुछ सीखना चाहिए था। मैं आपको उस वक्त तो ये था ना कि एक कोई रहनुमा जेल में जाता था, बेल होती थी या बरियत हो जाती थी, बाहर आ जाता था। अब तो वर्कर को भी एक केस में बरियत मिलती है या बेल मिलती है, उसको भी दोबारा रीअरेस्ट करने की कोशिश होती है। तो वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो चुका है मामला, जिसको ये कहते थे कि फासिस्ट रिजीम है, ये तो उसके बहुत आगे निकल चुके हैं। जहां तक आपने बात की, देखी, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं ना कि जुडिशरी वर्सेस हुकूमत है ये, तो आपको पता है कि इसके नताइज क्या निकलते हैं। मामला तो हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है कि जब भी किसी पार्टी को दीवार से लगाना हो, आपकी स्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक पेज पर होती है, लेकिन जब नहीं होती एक पेज पे, तो आपने देखा था 2007-8 में जो लॉयर्स मूवमेंट थी उसका नतीजा क्या निकला था। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को आप हेड ऑन ले सकते हैं, लेकिन इस मुल्क की पूरी अदलिया को अगर आप हेड ऑन लेंगे तो आपके लिए कोई खैर की खबर नहीं है इसमें। और फिर आपको पता है, यहाँ तो जैसे बात की जुबैर साहब ने इमरजेंसी की, मुझे नहीं लगता उस हद तक मामला जाएंगे, लेकिन इसका कोई पॉजिटिव तो नहीं निकलना, कोई पॉजिटिव नहीं। अगर खुदा न खास्ता मुझे फिर इमरजेंसी वाला फिर फ्रॉग लीप हो जाएगा, वो फिर नहीं। जरा फिर आप कह रहे हैं जरदारी साहब के भी हाथ से मज़र आपने इनकी बातें भी सुनी, वहाँ पे तो कहीं खान साहब तो छोड़े, नीचे भी कोई लचक नहीं है यार, आपने सुना है। और वो हर चीज़ जस्टिफाई होती है जब आप बड़ी अजीब सी ज़बानें भी इस्तेमाल हों, इस्तिआरे इस्तेमाल हों, फिर पर्सनल एक्यूजेशंस हों, वो कहते हैं सब चलता है। फिर जब रिएक्शन आता है तो आई डोंट नो, ये बातें हमने सुनी रऊफ हसन की, इसके बाद आपको क्या लगता है? नहीं देखिए मालिक, वो तो जो पीटीआई का मुझे इशू लगता है हमेशा से, वो ये कि वो जो हार्ड पोजीशन उन्होंने ज़ाहिर है इन दो जमातों के हवाले से ली हुई है, इतनी हार्ड पोजीशन इनकी पीएमएलक्यू के हवाले से थी, चौधरीज के हवाले से। अगर आप 2002-2008 ऑनवर्ड्स ले लें तो वो चौधरीयों को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, लेकिन फिर उनसे बात की ना उन्होंने। आज जो वो बात कर रहे हैं उसकी ठीक है, पीएमएलएन का जो रवैया है वो एक अपनी जगह है, सारी चीज़ें, लेकिन वो बिल्कुल इस गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से, या इन दो जमातों को या इत्तेहादी, उसमें एमक्यूएम को भी इन्होंने शामिल कर लिया है, कि इनसे गुफ्तगू ना करना जो है किसी भी हवाले से। फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट कहती है हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, क्या आप गुफ्तगू करेंगे इनसे? क्या आप कहेंगे कि बस इलेक्शन करा दें? तो बिल्कुल उन्होंने उनका एक पोजीशन है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के हवाले से। लेकिन याद रखें 2007 में नवाज शरीफ, इमरान खान और काजी हुसैन अहमद एक इत्तेहाद का हिस्सा रहे हैं, और इमरान खान, नवाज शरीफ और इनके साथ रहे हैं। आज वो आप इतनी हार्ड पोजीशंस लेकर, वो ठीक है कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट, ये जो इसी वजह से वो जो ट्रस्ट लेवल है इनका इवन विद इन ऑपोजिशन भी नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे। यानी जेयूआई को आज भी रिजर्वेशन है पीटीआई के साथ जाने में। बिल्कुल इसी तरह आप देख लें, जमात इस्लामी बात करती है, लेकिन जब इत्तेहाद की बात आती है तो जमात इस्लामी पीछे हट जाती है। तो जो तमाम सियासी जमातें हैं इस मुल्क की, उनका ट्रस्ट लेवल टुवर्ड्स पीटीआई जो है वो नहीं अभी तक इस्टेब्लिश हो पाया है। इसीलिए 6 जमाती इत्तेहाद जो है बस इत्तेहाद बन गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये तो पीटीआई की प्रॉब्लम है। जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स एग्रीवेट कर रही है उससे पीटीआई को फ़ायदा हो रहा है।
इस तरह के फैसलों से फ़ायदा हो रहा है, फिर जो मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान है उससे उनको फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे तो इस पूरे सिनेरियो में अगर कोई शख्स सबसे बड़ा लूज़र नज़र आता है तो वो नवाज शरीफ हैं, और यही उस फ्रस्ट्रेशन का फॉल आउट नज़र आता है कि नवाज शरीफ के इमरान खान साहब जितनी बार भी कहते रहे कि मुझे मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा क्योंकि ताकत उनके पास है, लेकिन ये जो ज़बान उन्होंने इस्तेमाल किया उसके बाद कौन बात करेगा? एग्जैक्टली मतलब जब आप इस हद तक एक पर्सनल लड़ाई को लेके जाएंगे, देखें जब नजरियात की लड़ाई होती है ना कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, लेकिन जब इस लड़ाई को इतना पर्सनल ले जाते हैं ना फिर ईगोज आ जाते हैं और आपको पता है कि ईगोज से बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल है। आपके ख्याल में जिस किस्म की बातें हैं क्या ये डिलिबरेट एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी नजर आता है कि इतना पर्सनलाइज कर दें कि वाकई बात ना हो और फिर चीजें कोलैप्स करें? कोलैप्स करेंगे तो किसके फायदे में जाएंगे? देखिए इस वक्त अगर कोई भी कुव्वत, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो या जुडिशरी, वो अगर ये समझते हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे और दूसरे को शिकस्त देके वी विल टेक इट ऑल और इससे रियासत का कोई नुकसान नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। ये नहीं हो सकता कि जिस जगह हम जाके फंस गए अगर कोई ये सोचता है कि मैं जीत के सब ले जाऊंगा, ये नहीं होना है। नहीं हो सकता, उससे नुकसान होगा और मुल्क का नुकसान होगा। जितनी देर ये चलता रहेगा सबका नुकसान होगा। इसीलिए सेंस हैज टू प्रिवेल फ्रॉम ऑल साइड्स। इमरान खान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, सियासतदानों से नहीं करूंगा। अगर आपने वाकई सिर्फ इस पॉइंट पे बात करनी है कि हमें हमारी जमहूरियत में इंटरवेंशन नहीं चाहिए तो उसमें सियासी जमातों को साथ बिठाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कोई डील नहीं है तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट से सिर्फ बैठ के बात करें और वो होनी नहीं है इस तरह की बात। अब तो मेरा ख्याल है वो चीजें आगे चलेगी। जुबैर साहब, आपके ख्याल में क्या फैक्टर्स हैं कि जिसमें कोई बातचीत किसी की किसी से हो सकती है? बिकॉज जितनी पर्सनलाइज इंसल्ट्स और डायरेक्ट एक्यूजेशंस खान साहब कर चुके हुए हैं मिलिट्री लीडरशिप पे, कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, इनसे बात करने पे तैयार नहीं है। तो क्या हम बिल्कुल एक बंद गली में चले गए हैं जिसका एक ही लाइट है एट द एंड ऑफ द टनल एंड दैट इज अ ट्रेन कमिंग इन योर डायरेक्शन? क्या डेमोक्रेसी का आखिरी स्टेशन नजर आ रहा है? क्या हो रहा है? हाउ डू यू सी इट? आई थिंक मालिक, आपने खुद शुरू में कहा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या आ चुका है? मेरे ख्याल से आ चुका है और वी आर बियॉन्ड दैट पॉइंट नाउ। अब कोई रिपेयर नहीं हो सकता। और अगर हम जब बात करते हैं हर साइड जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और ख़ास तौर पर वो जो कि हुकूमत में हैं, असल में मसला ये है कि नो वन वांट्स टू गिव अप पावर और पावर में बैठना है। अब अगर नेगोशिएशंस होती हैं तो उस नेगोशिएशंस का क्या चीज़ निकलनी चाहिए? एक चीज़ निकलनी चाहिए कि पाकिस्तान के आइन के हिसाब से वो पार्टी हुकूमत करे जिसको लोग मुंतखब करें। अब क्या रूलिंग पार्टी जो आज की है वो तैयार है ये करने के लिए? नो, दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट गोइंग टू गिव अप पावर। 4.5 साल, पौने 5 साल रहते हैं इस के बाद इलेक्शन 2029 में होगा। सो व्हाई वुड दे गिव अप पावर? व्हाई वुड दे नेगोशिएट? अगर आप उस पॉइंट से स्टार्ट करें कि वो तो उनका क्या इंटरेस्ट होगा। आप इमरान खान को जितना भी जिद्दी कह लें, इमरान खान को जो भी कह लें, बट इफ ही इज नॉट ऑफर्ड सम काइंड ऑफ डील से मेरा मतलब ये नहीं कि कोई छुप छुपा के डील, बट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से 2024 के मिड टर्म पोल्स एक हो सकती है बात इनकी आपस में 2.5 साल बाद इलेक्शन। दैट इज द ओनली वे फॉर पाकिस्तान। क्योंकि खान साहब ने अब शुरू तो कहा है ना री इलेक्शन। अभी रऊफ हसन भी कह रहे थे कि जब इलेक्शन करवा देंगे, लोग भी कहते हैं लेट द पीपल डिसाइड। तो इलेक्शन की बात हो रही है ना। अब बात है कि कब हो इलेक्शन। ये कहते हैं अच्छा यार 2.5 साल वो छोड़ें, 2.5 साल ये छोड़ें। तो 2.5 साल के आपके ख्याल में अगर मिड टर्म पोल्स की बात हो तो वो भी एक फैंसीफुल आइडिया है कि वो प्रैक्टिकल हो सकता है? यार मालिक, अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं तो ये कहूँगा, देखें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर कौन है? पाकिस्तान के अवाम है। ये 2.5 साल और 2.5 साल वाले में तो पाकिस्तान के अवाम पिस जाएंगे। पहले 16 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने केयर टेकर, उसमें क्या हासिल हुआ? पिछले 2.25 साल में पाकिस्तान के अवाम को कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप ये 2-2.5 साल वाली बातें करेंगे, एक सीधी सीधी बात है, इफ यू रिकॉग्नाइज कि 2024 के इलेक्शन गलत हुए थे तो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि ये सारी इलेक्शन कमीशन जो है इसको डिसमेंटल करें और इसकी जगह नए क्रेडिबल लोगों को लगाएं जो सबकी मर्जी से हो, सबके एग्रीमेंट से हो और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। बातचीत होगी तो होगा ना। मुझे जुबैर अब ये बताएं, ये चीजें भी तो तभी तय होंगी ना अगर ये बात करेंगे। और ये बात तो इनको पॉलिटिकल इन्हीं पार्टी से करनी पड़ेगी। वो कहते हैं उनसे हम बात नहीं करते, ये बात किससे करेंगे? किसी देखे ना, आज अगर आपने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हों जो
अता ताड़ ने की हैं, उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, दे आर नॉट रेडी। और एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं कि ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये रेफरेंस मूव भी करेंगे, क्योंकि प्लीज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि काजी फाइज ईसा अभी जुलाई की 15 को ब्रेक हो रही है, सितंबर की शायद 10 तारीख को खुलेगा, हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर काजी फाइज ईसा टू बी द चीफ जस्टिस। उसके बाद ये किस बेसिस पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, और अब तो ये तो नजर भी आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फाइज ईसा साहब बैकयार्ड एनी मोर। वो तो अब नजर आ गया। अब तो जो आने वाले 3 फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, वो तीनों के तीनों दूसरे ग्रुप में हैं, इसलिए फाइज ईसा साहब से तो कोई उम्मीद ये अगर रखेंगे तो बहुत ही दीवानगी होगी। So there is no hope. I don't think so. There is any hope. अब क्या पीटीआई को स्ट्रीट एजिटेशन करके फोर्स कर सकेगी? I don't think so. That is a possibility. मजहर wants to add something जो आप बात कर रहे थे, मजहर कुछ कहना चाह रहे हैं उस पर। जी मजहर। देखिए मालिक, सीधी सी बात ये है कि बहुत अरसे से PMLN ये बात कर रही है कि जी हाँ डायलॉग करें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की भी बात आई, वो हालांकि उसका एरिया तो बहुत महदूद था दहशतगर्दी के खिलाफ। अगर वाकई मुस्लिम लीग, अब इस फैसले को तो विड्रॉ करना पड़ेगा, इन्हें इस फैसले से पीछे हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटते हैं तो जाहिर है फिर तो किस चीज़ की बातचीत। लेकिन सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जब पहली मरतबा इख्तिदार संभाला था, अब की 8 फरवरी के बाद जैसे भी इलेक्शन थे उसको क्वेश्चन था, सबसे पहले वो उन सियासी कैदियों की रिहाई का फैसला करते, अनाउंस करते, और जो खासतौर पे खवातीन जो सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी रिहाई का फैसला करते। उसका उन्होंने स्टांस लिया था जब उनसे पूछा गया इनके लोगों से, उन्होंने कहा जी वो सियासी कैदी नहीं है, वो क्रिमिनल केसेस के कैदी हैं, वो सियासी हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, देखिए क्रिमिनल कैदी तो जब बेनजीर भुट्टो ने 88 में इख्तिदार संभाला था तो सबके ऊपर हाईजैकिंग और कौन कौन से केसेस बने थे, सारे केसेस खत्म हुए ना। जब यूसुफ रजा गिलानी ने इख्तिदार संभाला था, उन्होंने फौरन जजेस की रिहाई का, स्टूडेंट यूनियंस की बहाली का ऐलान किया। आप जब खड़े होते, आप ये बात करते, तो आप वो फजा डेवलप करते हैं कि जिससे बातचीत का आगाज हो। वो तो अब गुजर गया ना मौका, वो तो आज भी मौका है, आज भी मौका है। ये कम से कम जो एक जगह से रिहाई मिलती है दूसरी जगह बंद कर दिया जाता है, इस चीज को खत्म करें, ऐलान करें, बरमला ऐलान करें। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल ग्राउंड पे रिहाई का ऐलान कर दें। पॉलिटिकल मेजर्स, स्टेप्स लिए जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। जब आप डायलॉग, गुड आइडिया, लेकिन इज इट टू लिटिल टू लेट? मैंने अपने इन प्रोग्राम्स में बड़ी बारी कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 75 ईयर ओल्ड, उनसे चलना मुश्किल होता है, कैंसर की वो पेशेंट है, सब कुछ है। यार आप बेल पे आने देंगे, कौन सी क़यामत आएगी? इस सनम इकबाल का हम सुन रहे होते हैं, हर वक्त चल रहा होता है। क्या ये जैसे अब टू लिटिल टू लेट है? देखिए कंसेंसस तो एटलीस्ट इन्हीं बातों पे हो सकता है, जो मैंडेट वाली बात है उस पर तो नहीं हो सकता। आपको भी पता है कि कैसे नून लीग बैठेगी ऑन द टेबल के ठीक है फॉर्म 45 की तहकीकात करा ले, वो तो नहीं होना। इमरान खान की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई, वर्कर्स और जो रहनुमा है उनकी रिहाई, मेरे कान में बार बार चीख रहे, टाइम खत्म हो गया। इसी पे बात एक सवाल बताएं, जी जी, 5 साल गवर्नमेंट और निजाम दोनों चलते नजर आ रहे हैं? इस तरीके से तो नहीं चल सकते, मतलब इस तरीके से कैसे चलेंगे? आप दोनों से भी यस और नो, आप दोनों जुबैर साहब, जो आज के हालात हैं, अगले 5 साल ये गवर्नमेंट और निजाम दोनों चलते नजर आते हैं? नहीं। अपना मजहर अगर चलेगा तो अवाम का भुरता निकल जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। मजहर दोनों में से क्या चलता नजर आता है? फिलहाल तो 2025 तक का देख लें, उस वक्त तक चल जाए तो ठीक है। अब इतना डिसअपॉइंटिंग नोट पे सारे दोस्तों ने बात की, मैं इसमें क्या सिवाय इसके कि मुझे तो इससे भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा नज़र आ रहा है। अब देखें, लेट्स होप अगर सारों ने एक एक कदम पीछे ना लिया, होश से काम ना लिया, तो यकीन माने वो जो शुरू में बात कर रहे थे ना मज़हर कि सुबह उठें तो इस तरह की खबर सुनी, सर आई होप कि सुबह उठ के हम भी किसी दिन बुरी खबर ना सुने।